हेलो फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई के इन डेप्थ डिस्कशन के बाद आज हम फोकस करेंगे फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कनेक्टेड टॉपिक से फ्रेंड्स। आप स्टडी मटेरियल रिफर करोगे तो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इट वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड कनेक्टेड टॉपिक इट इज फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेसिक हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, वापस एक बार थोड़ा रिपीट कर दूं मैं। सेक्शन 15 है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, बट वो चैप्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास जीएसटी के 5 रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये रेट्स किस अमाउंट के ऊपर अप्लाई करने के फ्रेंड्स? रेट्स तो है, चलो 5% सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई गुड्स के सर्विस के ऊपर लेवी होता है, बट वो कौन से अमाउंट के ऊपर? तो जो अमाउंट के ऊपर ये हमारा रेट अप्लीकेबल होता है, जीएसटी का रेट अप्लीकेबल होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर? तो हमारे मन में वो पिक्चर क्लियर है। 15.1, 15.2, 15.3 वापस एक बार डेफ में नहीं जा रहे फ्रेंड्स, बहुत बार जा चुके हैं। आपके मन में ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर फिट हो चुकी होगी फ्रेंड्स। उस एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ते हुए नाउ वी आर ऑन टू फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। क्यों ये चैप्टर की जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट ये प्रोविजंस क्यों लेके आई, वो ऑलवेज समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हर एक चैप्टर के पीछे, हर एक प्रोविजन के पीछे उसको इंट्रोडक्शन के मतलब उसको क्यों इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया होगा, उसका राज समझने का ऑलवेज हम पहले ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, ध्यान देना फ्रेंड्स। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है मतलब एक भी मार्क नहीं जाएगा, ऐसी 1000 टका की रिटर्न गारंटी फ्रेंड्स। ओके, कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अभी हुआ क्या फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे ये स्मिथ है जो आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये आप हो फ्रेंड्स। ओके, जो भी एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंगली समझ लेना फ्रेंड्स। ओके, यू आर ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। ओके, अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, स्मिथ ने आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, मैंने कोई सर्विसेज फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड की। अभी उसके लिए कुछ ट्रांजैक्शंस का डिटेल्स ऐसा था कि मैंने जो दिन सर्विस कंप्लीट की, माय सर्विस कंप्लीशन वाज ऑन विच डेट, वो आपको खाली बता दूं फ्रेंड्स। हमारा सर्विस कंप्लीशन था, बरोबर समझना ये चैप्टर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी। हमारा सर्विस कंप्लीशन था लेट अस से 10 जन 2020 को, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1920, तो हमारा सर्विस कंप्लीशन का दिन था 10 जनवरी 2020। फ्रेंड्स, ये ट्रांजैक्शन जो सर्विस का था विच वाज सप्लाई। ओके, उसके मैंने आपको इनवॉइस कब बना के दिया पता है? इट इज फ्रेंड्स 14 फरवरी 2020। मैंने इनवॉइस इस सर्विस के लिए, इस सप्लाई के लिए मैंने आपको बना के दिया, इट इज फ्रेंड्स 14 फरवरी 2020। एंड फ्रेंड्स, आपने मुझे पेमेंट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए किया लेट अस से ऑन 10 मई 2020। मतलब सारे इवेंट्स, सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग मंथ में, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, सेकंड इनवॉइसिंग इज इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, एंड फ्रेंड्स पेमेंट तो कौन से महीने में है? इट इज इन द मंथ ऑफ मे। हर एक इवेंट, सर्विस कंप्लीशन का हो, इनवॉइस का हो, पेमेंट का हो, अलग अलग महीने में ये पर्टिकुलर हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल के तौर पे हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई इस ट्रांजैक्शन के लिए कितना था वो आपको बता दो फ्रेंड्स। हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई था लेट अस से 1 करोड़ रुपए। मैं जब बोलूं 1 लाख रुपए समझते हैं, जब बोलूं 1 लाख आपको समझने का 1 लाख करोड़, बड़ी बात है सोचने की फ्रेंड्स ऑलवेज। उसमें सपोज हमारा CGST था लेट अस से @9%, एंड हमारा फ्रेंड्स SGST था, अगेन फ्रेंड्स इट इज @9%। तो कितना था? इट इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज, अगेन इट इज फ्रेंड्स 18,000 ऑफ रुपीज। मेरा टोटल इनवॉइस था आपके ऊपर 9,000 आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे इट वुड बी 9,000 एंड 9,000 इन टोटल। आप चेक करो, इट वुड बी फ्रेंड्स 1,18,000 ऑफ रुपीज। ये हमारा जो जीएसटी एलिमेंट होगा वो 9,000 आएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 18,000 का हमारा जीएसटी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो टोटल जो इनवॉइस बनेगा वो कितने का बनेगा फ्रेंड्स? इट वुड बी 1,18,000 ऑफ रुपीज। ओके, वापस एक बार ट्रांजैक्शन को प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। सर्विस कंप्लीशन इज इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। इनवॉइस कौन से महीने में बना है फ्रेंड्स? जो मैंने आपके ऊपर इनवॉइस बनाया इट इज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020। एंड फ्रेंड्स, आपने जो मुझे पेमेंट किया इट इज इन द मंथ ऑफ मई 2020। सप्लाई हमारा वैल्यू है जो 1 लाख रुपए है, जीएसटी एलिमेंट हमारा 18,000 रुपीज का है। हमारा जो फाइनल टोटल है इट इज फ्रेंड्स 1,18,000। नाउ व्हाट इज अ वेरी वंडरफुल बिग क्वेश्चन कि फ्रेंड्स ये 18,000 का जो जीएसटी है ना फ्रेंड्स, आप समझने का ट्राई करो। ये हमारा जो 18,000 का जीएसटी है जो मैंने आपसे कलेक्ट किया, आप समझ रहे हो? ये जीएसटी है, मतलब इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं मेरी जेब से गवर्नमेंट को जाके जीएसटी नहीं भरने वाला। ये तो बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड्स। जीएसटी का मतलब भी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी क्या? सप्लायर होगा वो रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा, एंड रेसिपिएंट से कलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने वाला है। नाउ व्हाट इज अ वंडरफुल फैबुलस क्वेश्चन कि फ्रेंड्स जो मैंने 18,000 का जीएसटी कंपोनेंट आपसे कलेक्ट किया है, जो 1 लाख रुपए वो तो मेरे पॉकेट में जाएंगे फ्रेंड्स, वो आप भूल जाओ बिकॉज इट इज माय इनकम, बट 18,000 इज माय लायबिलिटी
लायबिलिटी विच इज आई एम कलेक्टिंग फ्रॉम यू ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अल्टीमेटली मुझे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन कि ये जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है, एकदम सिंपल सा बट बहुत लॉजिकल, बहुत फेबुलस क्वेश्चन। ये जो जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है वो मैं गवर्नमेंट को पे कब करूं? जीएसटी ऑफ रुपीज 18,000, हमारा जो यहां पे एलिमेंट है जीएसटी का, जीएसटी कंपोनेंट है 18,000, मैं गवर्नमेंट को पे कब करूं? बोलो, जनवरी में पे करूं, फरवरी में पे करूं, मई महीने में पे करूं, कब पे करूं? उसके लिए फ्रेंड्स एक छोटा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा फ्रॉम चैप्टर रिटर्न्स। याद करो फ्रेंड्स, हम जीएसटीआर 1 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चैप्टर हो चुका है हमारा रिटर्न ऑफ मतलब जीएसटी रिटर्न्स। ओके फ्रेंड्स, याद करो जीएसटीआर 1 हम क्यों फाइल करते हैं? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मैंने जो भी आपको आउटवर्ड सप्लाई किया हो, मैंने किसी और को जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया हो, उसकी डिटेल्स मैं फर्निश करूंगा। इन विच रिटर्न इट इज फ्रेंड्स जीएसटीआर 1 सबमिटिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट फ्रेंड्स? आउटवर्ड सप्लाईज। एंड फ्रेंड्स एक और रिटर्न हम फाइल करते हैं विच इज जीएसटीआर 3B। दिस रिटर्न इज फाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब जो भी हम टैक्स का पेमेंट करेंगे वो एक रिटर्न के थ्रू होता है विच इज फ्रेंड्स जीएसटीआर 3B। ओके, जीएसटीआर 3B की बात बता दूं फ्रेंड्स एक मिनट में आपको। तो फ्रेंड्स ये मंथली बेसिस के ऊपर आपको फाइल करना होता है। इट इज टू बी फाइल्ड ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस के ऊपर फाइल करना होगा, मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? जो जनवरी महीने का जो भी आपका टैक्स कलेक्शन, अभी थोड़ा मैं रफ बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मतलब एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे जनवरी मंथ की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो फ्रेंड्स उसको मैं पे करूंगा 20th फरवरी। ओके, समझ में आया फ्रेंड्स? इट इज अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इट इज अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हर एक मंथ की नेक्स्ट मंथ की 20th तक ये पैसा आपको डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। जनवरी होगा तो 20th फरवरी, फरवरी होगा तो 20th मार्च, मार्च होगा तो 20th अप्रैल, अप्रैल होगा तो 20th में, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। ओके, मतलब जिस महीने की मेरी लायबिलिटी है उस महीने के नेक्स्ट मंथ की 20th तक मुझे जाके गवर्नमेंट को ये डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ टैक्स। इतना समझ में आएगा फ्रेंड्स? इतना मगज में क्लियर है? यस। अभी हमारे क्वेश्चन के ऊपर हम वापस आते हैं कि ये मेरा सर्विस कंप्लीशन इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, मेरा इनवॉइस जो मैंने आपके ऊपर रेस किया इज इन द मंथ ऑफ फरवरी, एंड जो मैंने आपको पेमेंट किया इज इन मंथ ऑफ मे। अभी क्वेश्चन आपके मन में क्लियर हो चुका होगा। मैं कौन से महीने के जीएसटीआर 3B में इसको जाके डिस्क्लोज करूं एंड जाके इसका पेमेंट करूं? मतलब जनवरी में जीएसटीआर 3B फाइल, मतलब जनवरी का जीएसटीआर 3B फाइल करूं विच इज ऑन 20th फरवरी, इसको मैं जनवरी की लायबिलिटी समझूं, एंड उसको 20th फरवरी का जीएसटीआर 3B जब मैं फाइल करूंगा उसमें इसको डिस्क्लोज करूं कि मैं उसको फरवरी की लायबिलिटी समझ के 20th मार्च तक उसको मैं डिपॉजिट करूं, कि मैं उसको मई महीने की लायबिलिटी समझ के उसको 20th जून तक डिपॉजिट करूं। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? मेरी लायबिलिटी कौन से मंथ में क्रिएट होगी? इट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी के मई। एकदम क्वेश्चन क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए एक चैप्टर इमर्ज होता है विच इज फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। लॉ कहता है ना फॉलो करो आप सर्विस कंप्लीशन का दिन, ना फॉलो करो आप इनवॉइस का दिन, ना फॉलो करो आप पेमेंट का दिन। तो मैं करूं क्या? ना सर्विस कंप्लीशन, ना इनवॉइस, ना पेमेंट, तो क्या? लॉ कहता है कुछ नहीं, एक ही चीज हमको कंसीडर करनी है, इट इज फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। हम प्रोविजंस के थ्रू अराइव करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई विच इज ऑनेस्टली बता दूं सेक्शन 12। तो हम अराइव करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12। 13 भी हमारे पास अवेलेबल है, 14 भी है, पर जो हमारे कोर्स में नहीं है सीएफआर में हम डिस्कस करेंगे। मतलब लॉ कहता है आप सेक्शन 12 अप्लाई करो, सेक्शन 13 अप्लाई करो, एंड आप आइडेंटिफाई करो टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? ये एक आपको टाइम देगा, ये एक आपको डेट देगा। टाइम है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? उसने आपको एक वैल्यू प्रोवाइड की, एक अमाउंट प्रोवाइड की जिसके ऊपर आपने जीएसटी का रेट अप्लाई किया। सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई क्या करेगा? एक आपको टाइम देगा, नॉट मतलब 9:25 हुई है, इट इज नॉट लाइक दैट। वो आपको एक डेट देगा, सपोज 25 मई के रेट से 1 मई के 12 जुलाई, ऐसे कोई ना कोई आपको डेट देगा। वो डेट जो महीने में फॉल होगी, बरोबर समझना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो डेट जो महीने में फॉल होगी उस महीने के नेक्स्ट मंथ की 20th तक जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करोगे उस जीएसटीआर 3B में आप उस टैक्स का पेमेंट कर देना फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ? ना फॉलो करो सर्विस कंप्लीशन, ना फॉलो करो इनवॉइस, ना फॉलो करो पेमेंट, तो क्या फॉलो करूं? लोग कहता है क्या फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स? टाइम ऑफ सप्लाई। कैसे अराइव करेंगे? उसके लिए तो पूरा चैप्टर बना है, डोंट वरी। तो ये सेक्शन 12 के हिसाब से ऑफ अगेन सीजीएसटी एक्ट 2017, सेक्शन 13 के हिसाब से अगेन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सेक्शन 12 एंड 13 के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, एंड जो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जो डेट आएगी, वो महीने में वो लायबिलिटी क्रिएट हुई ऐसा हम समझेंगे, एंड वो मंथ की जो भी लायबिलिटी होगी फ्रेंड्स वो
GSTR 3B के थ्रू आपको नेक्स्ट मंथ की 20th तक उसको डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। आई थिंक आई एम एबल टू जस्टिफाई कि ये चैप्टर के ये प्रोविजंस के ये कंसेप्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी फ्रेंड्स। पता चला वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी लायबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वो जीएसटी लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ कब करूं, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स। बोलो मजबूत। डन। एग्जांपल के तौर पे सपोज हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आता है, लेट अस से इट इज ऑन 12th जुलाई 2020, तो हमारा पेमेंट का ड्यू डेट कौन सा रहेगा, इट इज जीएसटीआर 3B फ्रेंड्स। वो तो बहुत सिंपल है, बट ड्यू डेट का मतलब व्हाट वुड बी द पेमेंट ड्यू डेट, तो ये जुलाई महीने में ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आया है, तो नेक्स्ट मंथ की 20th तक मतलब ये ड्यू डेट आएगा पेमेंट ऑफ टैक्स का 20th अगस्त 2020। अब समझ गए फ्रेंड्स जो मैं कह रहा हूं वो। सपोज एग्जांपल के तौर पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आया लेट अस से 5th मार्च 2020, तो व्हाट वुड बी द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स तो कब पे करना है, टैक्स तो कब पे करना है, इट इज बाय वे ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B। तो 3B कब तक फाइल करेंगे, नेक्स्ट मंथ की 20th तक, मीनिंग देयर बाय इट इज 20th अप्रैल 2020 एंड सो ऑन फ्रेंड्स। डन। मतलब ना फॉलो करना है हमको सर्विस कंप्लीशन का महीना, ना फॉलो करना है इनवॉइस का मंथ, ना फॉलो करना है पेमेंट का मंथ, हमको फॉलो कौन सा महीना करना है, टाइम ऑफ सप्लाई। जिस मंथ में फॉलो होता है वो महीने में आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, उसको नेक्स्ट मंथ की 20th तक जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन। एक चैप्टर हमने रिफर किया था फ्रेंड्स इसके पहले, which was tax invoice, हमारे मुलाकात का फर्स्ट चैप्टर which was tax invoice सेक्शन 31 याद आवे जाए, 31 गुड 31 બધું याद आवे जाए। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो चैप्टर बहुत कनेक्शन में आएगा। जब मैंने वो चैप्टर डिस्कस किया था टैक्स इनवॉइस, तब मैंने बताया था कि वो जो हमारा टैक्स इनवॉइस चैप्टर है उसका बहुत बड़ा कनेक्शन इस चैप्टर में आता है, विच इज फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। बताता जाऊंगा टाइम टू टाइम फ्रेंड्स। होपफुली पता चला कि ये चैप्टर की जरूरत क्या है, हमको डिटरमाइन करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। उस पर्पस के लिए, उस कंसेप्ट के लिए ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। डन। स्टार्ट करते हैं बहुत कैश क्रॉप चैप्टर से, विच इज टाइम ऑफ सप्लाई। देखो फ्रेंड्स दो लाइन है, मुझे लग रहा है आपके लिए पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स, मुझे जरा चेक करो फ्रेंड्स। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट व्हेन लायबिलिटी टू पे जीएसटी अराइजेस। कब आपकी लायबिलिटी अराइज होगी वो कौन डिटरमाइन करके देगा, वो कौन से प्रोविजन होंगे, वो कौन सा कंसेप्ट होगा, वो कौन से यहां पे प्रोविजंस होंगे, तो ये डिटरमाइन करेगा आपकी लायबिलिटी टू पे जीएसटी। इट इज फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई। डन। It also indicates when a supply is deemed to have been made. कौन से महीने में ये सप्लाई हुआ है, कौन से टाइम के ऊपर ये सप्लाई हुआ है, वो इसका ये इंडिकेटर है। CGST SGST एक्ट प्रोवाइड्स सेपरेट टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना फ्रेंड्स, ये वाला देखो, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड किया, इट इज इन रिलेशन टू सर्विस। ऐसे गुड्स के सप्लाई भी होगा, जैसे सर्विस का सप्लाई है फ्रेंड्स वैसे गुड्स का सप्लाई भी होगा। तो सर्विस के सप्लाई के लिए हम अलग टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढेंगे एंड गुड्स के सप्लाई के लिए हमारे पास अलग टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चेक करते हैं गुड्स के सप्लाई के लिए सेक्शन कौन सी, सर्विस के सप्लाई के लिए सेक्शन कौन सी। आप यहां पे चेक कर सकते हो। जो फ्रेंड्स हमारे पास गुड्स का सप्लाई होगा, इफ इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जो सेक्शन एप्लीकेबल होगी वो सेक्शन कौन सी एप्लीकेबल होगी, 12। एंड जो सर्विस का सप्लाई होगा तो सेक्शन कौन सी एप्लीकेबल होगी, इट वुड बी सेक्शन 13। कौन से एक्ट की ये सेक्शन है, so sorry friends, it is of CGST Act 2017। ऑलवेज ध्यान में रखने का, इट इज फ्रेंड्स CGST Act 2017 एंड जो सेक्शन 13 है वो भी कौन सी है फ्रेंड्स, इट इज अगेन CGST Act 2017। बोलो मजबूत। सेक्शन 14 हमारे कोर्स में नहीं है फ्रेंड्स, इट इज चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। जब टैक्स के रेट्स में चेंज आते हैं, आज कोई गुड्स के ऊपर एग्जांपल के तौर पे 18% है, वो सपोज 28 हो गया, तो कौन सा रेट अप्लाई करने का हमको, वो हम सीए फाइनल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 के हिसाब से। कोई रेट एग्जांपल के तौर पे सर्विस के ऊपर 28 था, रिड्यूस होकर 18 हो चुका है, रिड्यूस होकर 5 हो चुका है, तो हमको कौन सा रेट अप्लाई करने का हमारे सर्विस के केस में, उसका बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम करेंगे सीए फाइनल में, विच इज सेक्शन 14। हमारे कोर्स में नहीं है। एंड 12 हमारा हो गया, 13 हमारा हो गया, बाद में 15 विच इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। बोलो 4-5 सेक्शन तो हमारे मन में चकाचक रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। चलो टाइम ऑफ सप्लाई एक बेसिक पहले हम ओवरव्यू लेंगे फ्रेंड्स। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, देखो सेक्शन 12 है वो गुड्स के लिए है, सेक्शन 13 है इट इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू सर्विसेज, बट दोनों सेक्शन कॉमन जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, दोनों सेक्शन कॉमन जाएगी। मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा तो गुड्स के केस में भी सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, सर्विस के केस में भी सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। बोलो कितनी मगज के शांति, सबसेक्शन एकदम इजीली याद रह जाए फ्रेंड्स। बहुत बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो कभी कभी, सर सब सेक्शन याद रखने की। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बहुत बार आंसर दिया है, यू आर अपियरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट,
ये सेक्शन क्या, इसके सारे इन डेप्थ सब सेक्शन के साथ सब कुछ याद रखना ही है फ्यूचर में। तो चलो अभी एग्जाम्पल के तौर पे इतना डेप्थ में याद रखने की जरूरत ना हो, बट फ्यूचर में तो याद रखना है कि नहीं रखना है, तो अब से याद रखना क्यों ना स्टार्ट करें हम, कभी ना कभी तो याद रखना ही है, तो आज से क्यों ना शुरू करें फ्रेंड्स। तो जितना मैक्सिमम रिवीजन होगा उतना मैक्सिमम आपके मन में सेक्शन याद रखनी स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। सेक्शन याद रखना कोई बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करने का। कैसा सेक्शन 15 चकाचक याद है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2 क्लॉज ए बी सी डी ई। क्यों याद है, बिकॉज बार बार मैंने आपके लिए रिपीट किया है, लगातार उसका रिवीजन किया है। तो ऐसा ही यहां पे भी करेंगे, ऐसा ही सीए फाइनल में सारे चैप्टर्स के लिए करेंगे, ऐसे आपको इंटरमीडिएट में सारे चैप्टर्स के लिए करना है फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स आल्सो। ओके, जितनी बार रिवीजन करेंगे ना फ्रेंड्स, उतनी बार फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा लाइफ में होगा। चलो शुरू करें। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पहले मुझे जनरली ये बात बताओ फ्रेंड्स, हमारे वहां पे जीएसटी पे कौन करता है? हु इज द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्सेस? पे कौन करेगा? बोलो बोलो। नौकर है फ्रेंड्स, आप रेसिपिएंट हो, नौकर सप्लायर है। बोलो जीएसटी पे कौन करे? नौकर सप्लायर के स्टूडेंट रेसिपिएंट। बोलो बोलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी पे कौन करेगा? फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी पे कौन करेगा? ऑलवेज 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 सप्लायर। हमारे वहां पे सप्लायर ही जीएसटी पे करता है। अरे सर हमने जीएसटी पे किया, चुप, आपका पॉकेट खाली हुआ है, नौकर ने आपसे जीएसटी का कलेक्शन किया एंड वो कलेक्शन गवर्नमेंट के बिहाफ पे था एंड नौकर ने वो पैसा डिपॉजिट कर दिया। मतलब जेब आपकी खाली हुई, नौकर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होती है टू मेक पेमेंट ऑफ दिस जीएसटी टू सिंपल वर्ड्स में बर्डन किसके ऊपर है? रेसिपिएंट के ऊपर है। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बर्डन किसके ऊपर है? रेसिपिएंट के ऊपर है। पे कौन करता है? सप्लायर। मैं रिपीट करूंगा, जनरली जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर। जिसका बर्डन किसके ऊपर रहेगा फ्रेंड्स? रेसिपिएंट। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल पेमेंट स्कीम। तो फ्रेंड्स नॉर्मल पेमेंट स्कीम होगी, एंड गुड्स का सप्लाई होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। जो सर्विस होगी एंड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। बोलो फावेच है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब सबसेक्शन 2। हमको बताइए फ्रेंड्स, कभी कभी आ सकता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा है? रेसिपिएंट आप, यस आप जीएसटी पे करोगे, बर्डन भी किसके ऊपर रहेगा? रेसिपिएंट। है सर ऐसा थोड़ी होगा, रेसिपिएंट के ऊपर बर्डन रेसिपिएंट पे करे। हाँ सीखा है हमने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में। एडवोकेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बिजनेस एंटिटी को, याद आवे छे? बिजनेस एंटिटी विल बी द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स। इट इज व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल स्कीम का रिवर्स हो गया, इट इज व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत सारे केसेस है जो हमने चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में डिस्कस किए थे। एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट है सीजीएसटी यूटी ला, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जब बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, इट इज व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बाद में याद करो आरबीआई के केस में इट वाज ओवरसीइंग कमिटी के मेंबर्स, आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड करे, इट वाज आरबीआई जो जाके जीएसटी का गवर्नमेंट को पेमेंट करेगी। बाद में याद करो फ्रेंड्स वो बैंकिंग कंपनी के केस में इट इज रिकवरी एजेंट, जब बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करे, इट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी सर्विसेज में, कभी कभी गुड्स में, यहां पे रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा एंड बर्डन किसके ऊपर रहने वाला है? रेसिपिएंट। उस सिचुएशन में हम कब जाके जीएसटी का पेमेंट करेंगे, कौन से महीने में हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी, वो डिटरमाइन कौन करेगा? इट इज फ्रेंड्स सबसेक्शन 3। दोनों केस में मतलब कितनी शांति, गुड्स हो तो 12(3), सर्विस हो तो बोलो बोलो 13(3). से फ्रेंड्स एकदम सिंपल। सबसेक्शन 2 किसके लिए? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सबसेक्शन 3 किसके लिए? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गुड्स हो तो 12 अप्लाई करने का, सर्विस हो तो 13 अप्लाई करने का। एकदम सिंपल, एकदम आसान। नेक्स्ट फ्रेंड्स है ना, एक बात सुनो ना, देखो फ्रेंड्स हुआ है ऐसा, कभी आने वाली है नेक्स्ट 14 फरवरी 2021। ये 2020 तो भूल जाओ, बोगस ईयर रहा फ्रेंड्स हम सबके लिए। हम बात करेंगे सब्सिक्वेंट ईयर की, विच इज 2021 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर हमारे रहने वाला है, बिकॉज आपका रिजल्ट आने वाला है, आप सब सीए फाइनल में आ जाने वाले हो। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, 14 फरवरी आई, उस दिन आपने क्या सोचा कि वैलेंटाइन डे है, तो आपके जो भी वैलेंटाइन है उसको आप कुछ गिफ्ट करोगे, आपके जो भी वैलेंटाइन है उसको आप कुछ गिफ्ट करोगे। पर फ्रेंड्स आपको पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या पसंद आएगा, आपको पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या चीज आप गिफ्ट करें। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया पता है? आपने उनको अमेजोन का वाउचर गिफ्ट कर दिया। आपने उनको अमेजोन का वाउचर गिफ्ट कर दिया कि अमेजोन से वो कुछ भी परचेस कर सकते हैं। लगभग समझो ना 500 करोड़ का आपने वाउचर उनको गिफ्ट कर दिया। मतलब आपने उनको वाउचर दिया, उस वाउचर के बेसिस के ऊपर वो अमेजोन से कुछ भी परचेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाउचर जो आपने दिया, मतलब आपने पहले परचेस किया होगा ऑब्वियसली, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा?
अमेजोन होगा वो उसका जीएसटी का पेमेंट कब करेगा? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये जो वाउचर आपने परचेस किया है उसके लिए डेफिनेटली आपने पेमेंट तो किया होगा। अमेजोन की आपका खास फ्रेंड तो है नहीं, आपके रिलेटिव तो होता नहीं है ना, आपके फादर इन लॉ अमेजोन में है ना मदर इन लॉ अमेजोन में है। मतलब क्वेश्चन क्या है, ये वाउचर जो आपने परचेस किया है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या, उसकी लायबिलिटी कब क्रिएट होगी? जब आपने पेमेंट किया तब, कब वो जब परचेस करेंगे तब, कि जब घर पे वो गुड्स की डिलीवरी आएगी तब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये वाउचर के केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है वो डिटरमाइन करेगा सब सेक्शन 4। सर्विस होगी तो सब सेक्शन 4, मतलब 13(4) आएगा, गुड्स होगा तो 12(4) आएगा। सो सर्विस में थोड़ी वाउचर होता है, क्यों नहीं वाउचर होता है? सर्विस में भी वाउचर एब्सोल्युटली पॉसिबल हो सकते हैं फ्रेंड्स। बुक माय शोज, क्या आप वाउचर परचेस करते हो, वहां से आप मूवी लेटेस्ट से देख पाएंगे, वहां पे आप प्ले, कोई भी नाटक होगा वहां पे आप जा पाएंगे, कोई कॉन्सर्ट का वाउचर सपोज एग्जांपल के तौर पे है तो इट इज सर्विस का वाउचर हो गया फ्रेंड्स। ये तो गुड्स का भी वाउचर पॉसिबल है, सर्विस का वाउचर भी पॉसिबल है। वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा सबसेक्शन 4। खबर पड़े छे? बोलो। सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 5 वुड बी व्हाट? वाउचर्स। डन। नेक्स्ट आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स रेसिड्यूरी केस, मतलब बचा कुचा, वध्युगट्यु, बचा कुचा, जो आपका फॉरवर्ड चार्ज ना हो, रिवर्स चार्ज ना हो, वाउचर ना हो, तो रह ना जाए आपका टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे हम इनकम टैक्स में क्या सीखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वैसे यहां पे क्या आएगा फ्रेंड्स? हमारा रेसिड्यूरी केस, बचा कुचा, वध्युगट्यु। तो उसका कहां पे कौन सा सेक्शन है? इट इज 12 सबसेक्शन 5 इन केस ऑफ गुड्स का सप्लाई, एंड इफ इट इज सर्विस का सप्लाई इट इज फ्रेंड्स 13 सबसेक्शन 5। बोलो क्लियर? चलो शुरू हो जाओ। गुड्स का सप्लाई होगा तो सेक्शन 12, सर्विस का सप्लाई होगा तो सेक्शन 13। बोलो। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सबसेक्शन 2, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सबसेक्शन 3। बोलो। बाद में लेटर से हमारा वाउचर होगा तो सबसेक्शन 4, रेसिड्यूरी केस होगा तो सबसेक्शन 5। ये फ्रेंड्स आप खुद से याद करोगे, हमने सीखा था। यहां पे मैं रेफरेंस लिख रहा हूं, इट इज सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। याद करो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट on delayed payment of consideration, लेट पेमेंट फीस ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। याद है ना फ्रेंड्स आपको? मैंने आपको सप्लाई किया था, आप मुझे विद इन 3 डेज के 4 डेज के 5 डेज पेमेंट कर देने वाले थे, बट आप मुझे इन टाइम पेमेंट नहीं करते हो, तो फ्रेंड्स मैं 1 लाख रुपए खाली आपको चार्ज नहीं करूंगा, ज्यादा इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, आपको एडिशनल कुछ मुझे पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपने एडिशनल जो मुझे पे किया, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना था, लेटर से 1 लाख रुपीज था, जिसके ऊपर जीएसटी 5 मिनट भूल जाओ, बट आपने उसको मुझे लेट पेमेंट किया, सो मैंने आपको टोटल एडिशनली 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज किया, एंड फाइनली फ्रेंड्स 3 लाख रुपीज आपसे मैंने कलेक्ट किए। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये 3 लाख रुपीज विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? जीएसटी। बरोबर है ना? ये इंटरेस्ट के ऊपर भी जीएसटी तो लगने वाला है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, वो हमने डिस्कस कर दिया था इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो फ्रेंड्स ये 2 लाख रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या? फ्रेंड्स ये जो 1 लाख रुपए का वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? वो तो गुड्स के सर्विस के ऊपर जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज होगा तो सबसेक्शन 2, रिवर्स चार्ज होगा तो सबसेक्शन 3, वाउचर होगा तो सबसेक्शन 4। बट ये जो एडिशनल 2 लाख रुपीज जो आपने मुझे दिए, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन टाइम, तो जो आपने एडिशनल 2 लाख रुपीज जो आपने मुझे दिए, व्हाट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दिस रुपीज 2 lakhs? बोलो बोलो। मैंने आपको तभी भी बताया था कि फ्रेंड्स ये जो एडिशन इन वैल्यू है, मतलब इट इज इंटरेस्ट और इट इज डिलेड, मतलब इट इज लेट पेमेंट फीस, उसका टाइम ऑफ सप्लाई आगे आएगा। आज वो समय आ चुका है, ये घड़ी आ चुकी है आपके सामने, हम उसका डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 subsection 6 in case of goods, as per 13 subsection 6 in case of services। सिंपल वर्ड्स में सबसेक्शन 6 फॉलो करेंगे। बोलो फाउ से चेक करो। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी। फॉर व्हाट? व्हाई इंटरेस्ट? Why late payment fees? Why penalty? It is due to delayed payment of consideration। आपने in time manner में consideration का पेमेंट नहीं किया, you are making payment of consideration in delayed mode, in delayed manner। तो फ्रेंड्स आपने जो भी मुझे इंटरेस्ट पे किया उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? एज पर सबसेक्शन 6। बोलो मजबूत, एकदम रेडी, चकाचक। चलो शुरू हो जाओ फ्रेंड्स। पहले बेसिक बाइफर्केशन, टाइम ऑफ सप्लाई क्या डिटरमाइन करेगा? कौन से महीने में आपकी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी क्रिएट होती है वो नक्की करेगा। कौन से महीने में आपकी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी क्रिएट होगी वो कौन नक्की करेगा? हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ना इनवॉइस ने, ना पेमेंट ने, ना सर्विस कंप्लीशन ने, ना गुड्स का सप्लाई, कोई माथाकूट नहीं। कौन से महीने में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी? वो मंथ जनवरी का होगा, मंथ फरवरी का होगा, अरे कोई महीना नहीं होगा। वो महीना कौन सा होगा? जिस दिन आपका क्या फॉलो होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई एक डेट आंसर आएगी, वो डेट जिस महीने में फॉलो होगी वो महीने में आपकी जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट होगी। उसके नेक्स्ट मंथ की 20th तक, विच इज जीएसटी 3B की ड्यू डेट, वहां तक आपकी
जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मजबूत, डन। चलो फ्रेंड्स, अभी कैसे डिटरमाइन करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, कौन सा महीने में लायबिलिटी क्रिएट होगी, जिस महीने में आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। बट डिटरमाइन कैसे करेंगे, गुड्स का सप्लाई होगा तो सेक्शन 12, सर्विस का सप्लाई होगा तो सेक्शन 13। उसकी अलग अलग सब सेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। चलो शुरू हो जाओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोलो सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बोलो सब सेक्शन 3, दोनों सेक्शन में कॉमन है। 12 बोलो क्या 13 बोलो, ऑल थिंग्स आर नाउ कॉमन। बोलो सब सेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सबसेक्शन 4 वाउचर्स, सबसेक्शन 5 इज रेसिड्यूरी केस एंड सबसेक्शन 6 आएगा विच इज एडिशन इन वैल्यू, जो मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया वो। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक चैप्टर का ओवरव्यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर आई थिंक वी आर डन विद, वी आर थ्रू विद। ओके, चलो अभी इन डेप्थ फोकस करते हैं हर एक चीज के ऊपर, बहुत माइन्यूटली, बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत फोकस के साथ। फ्रेंड्स ओके, स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन 12 से। मतलब पहले गुड्स के बारे में पूरा डिस्कशन इन डेप्थ होगा, बाद में सेक्शन 13 सर्विस के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन होगा। आज के सेशन में हम गुड्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स, विच इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सबसेक्शन 2 हमको पता ही है, इट इज इन रिलेशन टू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सबसेक्शन 12 का मतलब क्या हो गया, इट इज इन रिलेशन टू गुड्स। क्या कहती है सेक्शन, आओ जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, व्हाट वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। लॉ कहता है फ्रेंड्स, इट वुड बी सम काइंड ऑफ अर्लियर इवेंट, इट वुड बी सम टाइप ऑफ अर्लियर इवेंट। अर्लियर का मतलब कोई दो चीज होने वाली है, ओके, विच एवर इज अर्लियर। बट कौन से दो चीज में से विच एवर इज अर्लियर, जरा चेक करो फ्रेंड्स। फर्स्ट इज डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जब गुड्स के बारे में आपने उसका एक्चुअल इनवॉइस बनाया होगा वो डेट एक पैरामीटर हो गया। सेकंड पैरामीटर कौन सा, हमारा पूरा चैप्टर टैक्स इनवॉइस। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा पूरा चैप्टर टैक्स इनवॉइस इज अवर सेकंड पैरामीटर, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। सेक्शन 31 लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड एज पर सेक्शन 31, मतलब जो 31 पूरी सेक्शन है, पूरा हमारा चैप्टर है विच इज टैक्स इनवॉइस, वो यहां पे एज इट इज रेप्लिका हमको समझनी पड़ेगी, हमको उस चैप्टर का यहां पे रेफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब वो चैप्टर में हमने जो टाइम लिमिट सीखी थी कि इस दिन तक इनवॉइस बनाओ, इस दिन तक इनवॉइस बनाओ, याद आ रहा है फ्रेंड्स आपको, इस दिन तक इनवॉइस बनने की रिक्वायरमेंट आएगी। वो सारे प्रोविजन हम फास्टेस्ट एक बार याद कर लेंगे फ्रेंड्स ऑब्वियसली, एंड वो यहां पे हमारा पॉइंट हो जाएगा जिसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, एंड बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स, विच एवर इज अर्लियर। बोलो क्लियर, दो चीज ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, एक आएगा फ्रेंड्स डेट ऑफ इनवॉइस, जो आपने एक्चुअल दिन इनवॉइस बनाया होगा वो दिन, उसको हम कंपेयर करेंगे लास्ट डे अप टू विच आई एम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस, क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। मतलब सेक्शन 31 के हिसाब से व्हाट वाज द ड्यू डेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ प्रिपेयरिंग इनवॉइस, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे डेट ऑफ इनवॉइस के साथ। बाद में क्या करेंगे, सिंपली विच एवर इज अर्लियर। डन। तो कैसे याद रखेंगे, 12 which is goods में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, what is our time of supply, date of invoice और date on which invoice is required to be issued, whichever is earlier। ओके फ्रेंड्स, कौन से दिन को हमको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स लास्ट डेट, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज लास्ट डे ऑन विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड। कौन से दिन तक हमको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी, पूरा चैप्टर को मैंने समराइज्ड वर्जन में आपके सामने पेश किया है, जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी बनता है फ्रेंड्स। यहां पे याद करो फ्रेंड्स, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 याद करो, 31(1) गुड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट याद आवे जाए, 31(1) गुड्स हमने डिस्कस किया था, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड वापस एक बार 31(1) गुड्स, उसमें सेकंड एलिमेंट था, इट इज सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं फ्रेंड्स, तो जो मैं आपकी प्रीमाइसेस के ऊपर आके गुड्स की डिलीवरी करूंगा, जनरल सेंस में, जो मैं सप्लायर आप रेसिपिएंट, वो ऑलवेज फिक्स रहता है हमारे एग्जांपल्स में। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपकी प्रीमाइसेस के आके गुड्स का सप्लाई करूंगा, तो उसके लिए मुझे गुड्स का मूवमेंट करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड जनरल सेंस में, जो आप मेरी प्रीमाइसेस के आके गुड्स परचेस करते हो, तो यहां पे गुड्स का मूवमेंट मुझे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरल सेंस में। ओके फ्रेंड्स, इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, याद करो फ्रेंड्स, 3 ट्रांजैक्शन होते थे। नंबर 1 क्या होगा, एक होगा रिमूवल ऑफ गुड्स, मेरे प्रीमाइसेस से गुड्स निकलेंगे। नंबर 2 होगा मूवमेंट ऑफ गुड्स, रास्ते में गुड्स आ रहे हैं। एंड थर्ड क्या होगा, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होगा, वो होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स। वापस एक बार 3 चीज, 1 इज रिमूवल ऑफ गुड्स, सेकंड इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड क्या होने वाला है, डिलीवरी ऑफ गुड्स। यहां पे कौन से पॉइंट के ऊपर हमको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी, आओ जरा चेक करते हैं। इट इज फ्रेंड्स लास्ट डे ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस एज पर सेक्शन 31।
क्लियर? यहाँ पे स्पेसिफिकली 31/1 ओके, व्हाट वुड बी अवर लास्ट डे? एक है रिमूवल, एक है मूवमेंट, एक है डिलीवरी। तो कौन से समय पे, कौन से इवेंट के ऊपर हमको इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आएगी? इट वुड बी फ्रेंड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू होम फ्रेंड्स, रेसिपिएंट। मतलब मेरे प्रीमाइसेस के बाहर गुड्स आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, उस समय पे उसके पहले मुझे इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। खबर पड़ी गई? चलो शुरू करें। 31/1 गुड्स सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ, बोलो बोलो बोलो, दिल क्या कह रहा है? रिमूवल ऑफ गुड्स। डन, मजबूत। नंबर 2 चेक करो। 31/1 इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप मेरी प्रीमाइसेस के ऊपर आए फ्रेंड्स, दो ही ट्रांजैक्शन होंगे, मूवमेंट तो है ही नहीं। एक होगा रिमूवल, एक होगा डिलीवरी। रादर एक ही ट्रांजैक्शन होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्लियर? मैंने मेरे वहां से गुड्स लिए, आपको डिलीवर कर दिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, आओ जो बाय बाय टाटा। तो व्हाट वुड बी द इवेंट? At that point of time, I will be required to issue invoice. एक ही तो इवेंट है, बोलो कौन से? डिलीवरी। तो मुझे इनवॉइस कब तक इशू करना पड़ेगा? जरा चेक करो। बिफोर और एट द टाइम ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड आया, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू होम फ्रेंड्स, रेसिपिएंट। बोलो क्लियर? मजबूत। शुरू करें, बोलो 31/1 गुड्स। फ्रेंड्स ये जरूरी क्यों है? बिकॉज ये जो भी हमारे पास डेट्स है ना, इट इज लास्ट डे अप टू विच आई एम रिक्वायर्ड टू इश्यू इनवॉइस, वो यहां पे कनेक्ट होगी। उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस के साथ। क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब डेट हमने इनवॉइस इश्यू किया है वो, और हमारी जो ड्यू डेट है विच इज एज पर सेक्शन 31, उसको कंपेयर करेंगे। व्हिचएवर इज अर्लियर बिकम्स व्हाट? अवर टाइम ऑफ सप्लाई। एंड ये टाइम ऑफ सप्लाई जिस महीने में फॉल होगा, उस महीने के नेक्स्ट मंथ की 20th तक मुझे जाके गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। खबर पड़े से फ्रेंड्स एग्जैक्टली? चलो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाज 31/1 goods supply involves movement of goods before or at the time of removal of goods if supply does not involve movement of goods before or at the time of delivery of goods। याद करो 31 सर्विसेज, बट हम तो किसकी बात कर रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम तो गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात तो कहां पे करने वाले हैं? वो तो सेक्शन 13 है ना अलग से। अभी डिस्कशन कौन से सेक्शन का चल रहा है? इट इज सेक्शन 12, स्पेसिफिकली सबसेक्शन 2। ओके चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स 31(2) तो सर्विसेज है, बाद में याद करो 31(3) वो બધું, उसमें 31(3) है रिवाइज टैक्स इनवॉइस ना, 31(3)B नो टैक्स इनवॉइस, બધું याद आवे छे। ओके मतलब 31(3) है ना फ्रेंड्स, वो तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, रिसीट वाउचर ने, रिफंड वाउचर ने, इनवॉइसिंग केस ऑफ आरसीएम ने, पेमेंट वाउचर ने, ये सारा डिटेल्स वहां पे कवर्ड है। बाद में याद करो 31(1) गुड्स, 31(2) सर्विसेज, 31(3) अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम है, 31(4) कंटीन्यूअस गुड्स। गुड्स की बात आई वापस एक बार, तो इट इज फ्रेंड्स 31 सबसेक्शन 4 व्हिच इज इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, 31(5) कंटीन्यूअस सर्विसेज, 31(6) सर्विसेज, मतलब वो वापस एक बार सर्विस की बात आ गई। एंड वापस आएगा लास्ट में 31 सबसेक्शन 7 व्हिच इज अप्रूवल बेसिस। बोलो पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स फ्यू मिनट्स में। 31(1) गुड्स, 31(4) कंटीन्यूअस गुड्स एंड 31(7) क्या होगा फ्रेंड्स? इट इज अप्रूवल बेसिस। याद करो फ्रेंड्स कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे मिल्क है, इट इज कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके उसमें फ्रेंड्स याद करो थोड़ा थोड़ा कि एग्जांपल के तौर पे मिल्क का सप्लाई होगा तो फ्रेंड्स वो वेरिएबल नेचर में होगा। कोई दिन 2 बैग मिल्क के लिए, कोई दिन 5 बैग ली, कोई दिन 0 बैग ली, कोई दिन 1 बैग ली। तो जो दूध वाला भैया हमको जो दूध की डिलीवरी घर पे हमको करता होगा, वो एक स्टेटमेंट इश्यू करेगा कि मंडे और लेटर से फर्स्ट दिन को इतनी बैग्स थी, थर्ड डे को इतना बैग था, ऐसा एक स्टेटमेंट हमको इश्यू करेगा। ओके तो वो इनवॉइस कब तक इश्यू करेगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट। बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट, जब हमको स्टेटमेंट इश्यू करेगा उस समय पे उसके पहले उसको इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट विल बी फिक्स्ड नेचर ऑफ पेमेंट। एग्जांपल के तौर पे न्यूज़पेपर जैसा कोई प्रोडक्ट है जो रोज आ जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक हॉलीडे, क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, हमको एवरी मंथ एक अमाउंट हमको फिक्स जो पे मतलब जो नक्की की होगी हमको पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। रोज सप्लाई गुड्स का तो हो रहा है बट इरिस्पेक्टिव के उसका क्वांटिटी क्या है, हमको वो एक फिक्स अमाउंट लेटर से पे करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स बट फिक्स्ड नेचर का है। अभी फ्रेंड्स उसमें क्या होगा, वो कोई स्टेटमेंट तो बनाएगा ही नहीं, बिकॉज वेरिएबल हो तो स्टेटमेंट की जरूरत पड़े, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली रेसिपिएंट क्या करेगा, सप्लायर को पेमेंट। तो जिस पॉइंट के ऊपर पेमेंट होगा ना फ्रेंड्स, उस समय पे हमको इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर? तो वेरिएबल नेचर है तो स्टेटमेंट होगा, फिक्स नेचर है तो पेमेंट होगा। स्टेटमेंट के पेमेंट के समय पे हमको इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चलो चेक करो फ्रेंड्स, बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। मतलब दो चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वन इज स्टेटमेंट, सेकंड इज पेमेंट। इस समय पे उसके पहले हमको इनवॉइस इश्यू करने की रिक्वायरमेंट आएगी।
ये कहां पे काम आएगा मैं रिपीट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, हमको ये यहां पे जबरदस्त काम आएगा विच इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। चलो एक बार शुरू हो जाओ फ्रेंड्स। 12(2) इट इज गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बोलो विच एवर इज अर्लियर। ड्यू डेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एज पर सेक्शन 31, बोलो 31(1) गुड्स सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, बट इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बोलो 31(3) इट इज 31(3) तो डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी 31(4) कंटिन्यूअस गुड्स स्टेटमेंट और पेमेंट के समय पे उसके पहले हमको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आएगी। नेक्स्ट याद करो फ्रेंड्स, इट इज गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न। इस केस में फ्रेंड्स याद करो हम कब तक इनवॉइस इशू करते थे। पहले एक छोटी सी बात बताओ फ्रेंड्स, यहां पे दो एलिमेंट होंगे, एक होगा फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ गुड्स, बोलो वेदर रिमूवल ऑफ गुड्स इज रिगार्डेड एज सप्लाई। क्या रिमूवल ऑफ गुड्स को हम सप्लाई मानेंगे, अरे एब्सोल्युटली ना। सप्लाई तो कब होगा, जब उसका अप्रूवल आएगा। अप्रूवल फॉर सेल इज द इवेंट जिसको हम क्या ट्रीट करने वाले हैं, सप्लाई। तो दो इवेंट है, एक रिमूवल ऑफ गुड्स, एक अप्रूवल फॉर गुड्स। ओके, अभी इनवॉइस कब तक इश्यू करना है, ध्यान से पढ़ो, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो सप्लाई कब है, जब अप्रूवल आता है, और 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। जो हमारा रिमूवल था उसमें आप 6 मंथ्स ऐड कर दो, एंड ये जो अप्रूवल फॉर सेल है उसको हम सप्लाई कहते हैं। क्या करेंगे फ्रेंड्स, विच एवर इज अर्लियर। याद आवे फ्रेंड्स 31(7) हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो विच इज मतलब हमारा सप्लाई का जो इवेंट है वो विच इज अप्रूवल फॉर सेल, ओके, एंड रिमूवल में 6 मंथ्स ऐड कर दो, क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। ये हमारी इवेंट है, जब तक हमको इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आएगी उसको हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स, सो सॉरी, उसको हम कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस के साथ, बाद में फाइनल क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। आई थिंक एकदम चकाचक आपके मन में ये सारी चीज हमको पता चल रही है फ्रेंड्स, बोलो डन। 12(2) गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, खुद से बोलने का ट्राई करो, हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करें उसके पहले खुद से बोलने का ट्राई करो। चलो 12(2) गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दो चीज कंपेयर करनी है, इनवॉइस की डेट और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, बोलो विच एवर इज अर्लियर। डन। 3 सबसेक्शन ट्रिगर होगी सेक्शन 31 से, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 7। 1 सप्लाई ऑफ गुड्स इफ इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, इफ इट इज नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सबसेक्शन 4 इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड सबसेक्शन 7 इट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। डन। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली आपके लिए, एक दिल से ऐसी इच्छा है कि भाई फ्रेंड्स एक बार खुद से आप ट्राई करो, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। डन। मैं स्टार्ट कर देता हूं, बट एक बार प्रोसेस होनी ही चाहिए फ्रेंड्स। मेरा रोल आपके लाइफ में क्या है, बोलो सुबह आ जाओ, मेरा रोल आपके लाइफ में क्या है, आपको मुझ पे आपको मुझ पे डिपेंडेंट बना दूं कि मैं सॉल्व करूं तो ही आप सॉल्व कर पाओ, मैं आंसर लिखूं बाद में आप आंसर लिखो, ऐसा आपको लाइफ में करना है? एब्सोल्युटली ना, ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको कैपेबल बनाना है फ्रेंड्स, इतना कैपेबल बनाना है, इतना मजबूत आपके दिल में, आपके मन में इस कंटेंट को क्रिएट करना है कि कोई भी एग्जाम्पल क्यों ना हो आपको टाइम पास ही लगे फ्रेंड्स। डन। बट उस चीज को वहां तक पहुंचने के लिए खुद से यहाँ पे गलती करनी पड़ेगी, खुद से एक बार ट्राई करना पड़ेगा, हिम्मत रख के ट्राई करो फ्रेंड्स। चलो 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 शुरू हो जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट आपका आंसर अभी मेरे पास है फ्रेंड्स। आप चीटिंग करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, ऐसा सेटिंग है फ्रेंड्स ना मेरा नेचर के साथ। चलो ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टडी मटेरियल से डायरेक्टली ये क्वेश्चन, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बट स्टडी मटेरियल से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, ओके, it is done by sourcing various components from vendors and assembling the machine at site. Details of various events are, अलग 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 इवेंट्स की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। हमको मशीन साइट के ऊपर सप्लाई करना है। 17 सितंबर को क्या हुआ, परचेज ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ ₹50,000 is received for goods worth ₹12 lakh and entry duly made in the seller's books of accounts. सिंपल वर्ड्स में आप समझने का ट्राई करो। 17 सितंबर को क्या हुआ, एडवांस मिला है ₹50,000 का। तो पहले परचेज ऑर्डर हमको दे दिया गया, मतलब परचेज ऑर्डर हमको मिल गया, एंड फ्रेंड्स 50,000 का हमको एडवांस मिल गया, एंड एडवांस ₹50,000 इज रिसीव्ड फॉर गुड्स वर्थ ₹12 लाख, मतलब 12 लाख का हमको गुड्स का सप्लाई करना है, वो एक नक्की हो गया। उसमें से 50,000 का हमको एडवांस भी रिसीव हो गया फ्रेंड्स, ओके, एंड एंट्री वाज ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक ऑफ अकाउंट। ऑब्वियसली फ्रेंड्स रिसीव होगा ₹50,000, तो उसके हम रिलेटेड एंट्री हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर दी होगी। फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि ये इवेंट हमारे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए काम का है? अब जरा बताओ हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है फ्रेंड्स? वो तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल। इट इज फ्रेंड्स इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, और क्या करेंगे, इट इज ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इट इज फ्रेंड्स ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। सिंपली क्या करेंगे, बोलो विच एवर इज अर्लियर।
ખબર પડે છે? ઇટ ઇઝ ફ્રેન્ડ્સ વિચ એવર ઇઝ अर्लियर एंड ये हमारा होगा टाइम ऑफ सप्लाई. डन है? ओके चलो फ्रेंड्स, ये एडवांस मिला, परचेज ऑर्डर आया, आई थिंक कोई फर्क ही नहीं पड़ता फ्रेंड्स हमको टाइम ऑफ सप्लाई के लिए. चलो नंबर 2, द मशीन was assembled, tested at a site and accepted by buyer. मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया. चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया. यस, मतलब मशीन की असेंबली हो गई, टेस्ट हो गया, एक्सेप्टेड हो गया. तो फ्रेंड्स ये डेट हमारी ड्यू डेट बनेगी ऑफ इनवॉइस. ये डेट हमारी बनेगी ड्यू डेट, बिकॉज रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया. रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया मतलब आप देखो फ्रेंड्स 31(1) चेक करो फ्रेंड्स. आप इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा प्लीज ध्यान से. इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो मैं इनवॉइस कब तक बनाऊंगा? रिमूवल के समय पे इनवॉइस बनाऊंगा. एंड इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैं डिलीवरी के टाइम इनवॉइस बना दूंगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके फ्रेंड्स, यहां पे देखो क्या हुआ, मशीन का असेंबली हुआ है, टेस्ट हुआ है, एक्सेप्ट हो चुका है बाय बायर, मतलब ये डेट हमारी आ चुकी है एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 व्हिच विल बी ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. डन है? एज पर सेक्शन 31. ओ, आपने एक्चुअल इनवॉइस कब बनाया? इट इज फ्रेंड्स 23 अक्टूबर. ये डेट को आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर इनवॉइस बनाया हुआ है. एंड जो आपका बैलेंस पेमेंट था फ्रेंड्स, देखो टोटल आपका पेमेंट कितने का था, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो. इट इज 12 lakhs of rupees. ये आपका टोटल पेमेंट था. उसमें से 50,000 का पेमेंट आपको रिसीव हो चुका था 17 सितंबर को. आपका जो बैलेंस पेमेंट बाकी था 11,50,000, वो आपको कब मिला? वो आपको रिसीव होता है फ्रेंड्स 4 नवंबर को. आई थिंक पेमेंट कब रिसीव हुआ उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स. तो आप इवेंट चेक करते चलो, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी है फ्रेंड्स, आप ये चेक कर सकते हो. इट इज फ्रेंड्स 23 अक्टूबर. 23 अक्टूबर को आपने एक्चुअल इनवॉइस इश्यू किया है, पर आपका इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए था फ्रेंड्स? जब ये आपका मशीन असेंबल, टेस्ट, इंस्टॉल होता है, तब एक्सेप्ट होता है, तब ये आपका इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 इश्यू हो जाना चाहिए. मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शुड बी व्हाट? इट इज फ्रेंड्स 20 अक्टूबर. एकदम आसान, एकदम सिंपल. ड्यू डेट इज 20 अक्टूबर. आपका इनवॉइस आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो इश्यू किया है इट इज फ्रेंड्स 23 अक्टूबर. बोलो क्या करेंगे? विच एवर इज अर्लियर. मतलब आपका टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 20 अक्टूबर. ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा. इसका मतलब क्या? इसका इंटरप्रिटेशन क्या? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या? कि फ्रेंड्स जो भी आपकी जीएसटी लायबिलिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लीज ध्यान से, जो भी आपकी जीएसटी लायबिलिटी है उसको आप नेक्स्ट मंथ की 20th तक, मतलब 20th अक्टूबर है, मतलब अक्टूबर महीने में आपकी लायबिलिटी है, अक्टूबर के बाद नवंबर महीना आएगा, उसमें 20th नवंबर तक आप ये ट्रांजैक्शन की, ये सप्लाई की, ये डिटेल्स की जीएसटी लायबिलिटी आप उस दिन तक, मतलब 20th नवंबर को आप पे कर दोगे. वो आपका लास्ट दिन होगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस. उसके बाद पे कर सकते हो विद इंटरेस्ट. हमको पता है ये 18% पर है ना. बोलो खबर पड़ी? एग्जैक्टली दो चीज, कोई भी क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करने का, ट्राई करने का, कब इनवॉइस इश्यू हुआ है, व्हाट वाज द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. आई थिंक होपफुली सब कुछ हमारे मन में क्लियर है फ्रेंड्स. डन? मजबूत. चलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिलेटिवली आप चेक करो तो बहुत वंडरफुल क्वेश्चन, बट उसको हम चेक करें उसके पहले फ्रेंड्स एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, विच वुड बी ये रहा फ्रेंड्स. यस, इट वुड बी क्वेश्चन नंबर 6. चलो पहले एक बार खुद से पढ़ लो, बाद में आगे का डिस्कशन, आगे का वीडियो आप देखेंगे फ्रेंड्स फॉर श्योर. चलो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट आंसर आ गया है, चलो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. एन ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18th August. इस दिन ऑर्डर प्लेस हुआ है. हमारे लिए कोई काम की डेट नहीं है. हमारे लिए फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? बहुत आसान, बहुत सिंपल. इट इज फ्रेंड्स इनवॉइस, और नंबर 2 क्या चेक करने का फ्रेंड्स? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. क्या करेंगे फ्रेंड्स? बोलो विच एवर इज अर्लियर. बोलो क्लियर? एकदम आसान. चलो हमारे लिए ऑर्डर कब प्लेस किया? कोई काम की डेट नहीं है. फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड शूज, मतलब राम एंड कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस हुआ है फ्रेंड्स. राम एंड कंपनी गेट्स कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म्स द कस्टमर एंड इश्यूज इनवॉइस. इनवॉइस की डेट हमारे लिए काम की डेट आई है. चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए काम की डेट आई है विच इज 2 दिसंबर. मतलब 2 दिसंबर को आपने इनवॉइस इश्यू किया, वो डेट हमारे पास अवेलेबल है. यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, इट इज फ्रेंड्स 2 दिसंबर हमारे लिए काम की डेट है. टाइम ऑफ सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनवॉइस. चलो चेक करो आगे. द कस्टमर कलेक्ट्स the consignment from the premises of Ram and Company on 7th December. बोलो
7 दिसंबर को हमारी प्रीमाइसेस से आके वो हमारा मतलब उसका जो भी कंसाइनमेंट है वो कलेक्ट करता है, मतलब सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस सिनेरियो में जब आप गुड्स की डिलीवरी करते हो उस समय पे उसके पहले आपको इन्वॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो इस मतलब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 आपको कब तक इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मीनिंग देयर बाय आपको 7 दिसंबर तक आपको इन्वॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आगे चेक करो इंफॉर्मेशन में क्या है, पर हमको तो हमारा जो भी एलिमेंट्स थे इनवॉइस और ड्यू डेट वो मिल चुके हैं, बट आओ जरा एक बार फास्ट पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। एंड हैंड्स ओवर द पेमेंट on the same day which is entered into accounts on the next day which is 8th December। उस दिन हमको पेमेंट भी रिसीव हो गया, पर उसका अकाउंटिंग हमने नेक्स्ट डे को किया, पेमेंट हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ शूज? बोलो क्या कहना है? इनवॉइस के ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस फ्रेंड्स। आंसर विच एवर इज अर्लियर क्या आने वाला है? इट वुड बी फ्रेंड्स 2 दिसंबर, मतलब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 2 दिसंबर। बोलो है ना टाइम पास? एकदम सिंपल, एकदम आसान फ्रेंड्स। चलो मजबूत, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। मेरी ऐसी इच्छा है फ्रेंड्स, आज जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, तो फ्रेंड्स आज मेरी ऐसी इच्छा है कि ये क्वेश्चन आप क्या करो, मैं सब्सिक्वेंट सेशन में ये क्वेश्चन के डिस्कशन से ही लेक्चर स्टार्ट करूंगा, बट तब तक ये क्वेश्चन आज का लेक्चर खत्म हो उसके बाद आप खुद से सॉल्व करना। टाइम लगेगा 5-7-10 मिनट लगेगी, पर खुद से सॉल्व करना, बिकॉज जबरदस्त सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पूरे टाइम ऑफ सप्लाई का फ्रेंड, स्टडी मटेरियल से अगेन। तो ये क्वेश्चन को आप ये लेक्चर खत्म होने के बाद खुद से सॉल्व करना, बाद में ही आगे का आप सब्सिक्वेंट सेशन जो आपके पास अवेलेबल होगा, अवेलेबल ना हो तो बेस्ट है, बट सब्सिक्वेंट सेशन जो भी आप देखते हो फ्रेंड्स, इसको आप पहले एक बार शांति से सॉल्व करना, बाद में सब्सिक्वेंट सेशन आप देखना। बट हम अभी सेशन एंड नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। छोटा सा डिस्कशन खत्म करके आज का सेशन हम कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। It would be section 12 subsection 3 time of supply of goods in case of reverse charge। फ्रेंड्स गुड्स के केस में जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 12-2 हमारे मन में एकदम क्लियर है। गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दो चीज हमको कंपेयर करनी है, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। जब फ्रेंड्स बात आती है 12-3 विच इज गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे रेसिपिएंट के जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है, तब उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आओ जरा चेक करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। पहले जो 2 इवेंट हुआ करती थी, इनवॉइस और ड्यू डेट व्हिचएवर इज अर्लियर, अभी 3 इवेंट्स होने वाली है। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स टाइम ऑफ सप्लाई अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। फर्स्ट आप यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स इनवॉइस, जो डेट होगी वो जो सप्लायर ने इश्यू की होगी रेसिपिएंट को, प्लस हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स 31 डेज। ओके, तो इनवॉइस प्लस 31 डेज हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड होगा फ्रेंड्स रिसिट ऑफ गुड्स, जब रेसिपिएंट ये गुड्स को रिसीव करता है वो सेकंड एलिमेंट है। एंड थर्ड होने वाला है फ्रेंड्स हमारा डेट ऑफ पेमेंट, जो दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया उस दिन को हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ये 3 इवेंट में से जो अर्लीस्ट इवेंट होगी वो दिन हमारा क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो मजबूत, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो 3 चीज बोलो फटाफट बोलते हैं। चलो इनवॉइस प्लस 31 डेज, सेकंड आएगा रिसिट ऑफ गुड्स, जो दिन आप गुड्स को रिसीव करेंगे वो दिन हम यहां पे कंसीडर करेंगे। एंड थर्ड होने वाला है फ्रेंड्स डेट ऑफ पेमेंट, तो जो दिन आपने पेमेंट किया उस दिन को यहां पे हम कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इट इज इन रिलेशन टू डेट ऑफ पेमेंट। What do we mean by date of payment? फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करो, रेसिपिएंट पे कर रहा है सप्लायर को, बरोबर ना, एंड रेसिपिएंट यहाँ पे जीएसटी पे कर रहा है। रेसिपिएंट इज मेकिंग पेमेंट टू हुम? सप्लायर। एंड फ्रेंड्स रेसिपिएंट यहाँ पे क्या पे कर रहा है? जीएसटी। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, 4 इवेंट की पॉसिबिलिटी है, 4 डिफरेंट इवेंट्स आर पॉसिबल। नंबर ए क्या हुआ फ्रेंड्स पता है? रेसिपिएंट ने, प्लीज बरोबर समझना, सपोज चेक से पेमेंट किया तो बात कर रहा हूं, रेसिपिएंट ने सप्लायर को चेक दिया, अभी उसने डिपॉजिट किया, रियलाइज हो गया, मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया, ये सारा नहीं हुआ है। रेसिपिएंट ने चलो चेक लिखा, एक इवेंट डेफ में आते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट वुड बी डेट ऑफ चेक, सपोज चेक से पेमेंट करते हैं तो की बात है फ्रेंड्स, डेट ऑफ चेक, चेक के ऊपर एक डेट मेंशन की होगी। नंबर बी क्या होगा? डिलीवरी ऑफ चेक टू सप्लायर, मतलब जो दिन हमने चेक सप्लायर को दिया वो दिन। नंबर 1 चेक का दिन जो चेक के ऊपर लिखा होगा। नंबर 2 जो दिन हमने चेक सप्लायर को दिया। नंबर सी डिपॉजिट ऑफ चेक, उसने कौन से दिन डिपॉजिट किया होगा चेक का, चेक डिपॉजिट हुआ है। नेक्स्ट अभी रेसिपिएंट अकाउंटिंग एंट्री तो करेगा ना फ्रेंड्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो फ्रेंड्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड लास्ट क्या होगा?
रेसिपिएंट के अकाउंट में कब वो डेबिट होता है। फ्रेंड्स डिपॉजिट कर दिया उस दिन डेबिट नहीं होगा ना, आप समझे, 2-3 दिन का क्लियरिंग जो भी टाइम होगा, सेम बैंक होगी तो सेम डे फ्रेंड्स आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बट क्लियरिंग में गया मतलब मेरा एसबीआई है, आपका एचडीएफसी है, अलग अलग बैंक है, तो 1 से 2 दिन आपकी क्लियरिंग में रख सकते हैं। बीच में रजा आ गई, बीच में हॉलीडे आ गया तो ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। मतलब मेरे अकाउंट्स में, मेरे स्टेटमेंट में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ये एंट्री का दिन होगा, एंड लास्ट क्या होगा, मेरे स्टेटमेंट में वो क्या होने वाला है, डेबिट, और मेरे बैंक अकाउंट में वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, डेबिट। तो उसको बोलेंगे डेबिट इन बैंक अकाउंट। ये अलग अलग इवेंट्स हमारे पास हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, डेट ऑफ पेमेंट कितना मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज का फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस इस चीज का आप जरा चेक करो। इनवॉइस प्लस 31 डेज एकदम आसान, सप्लाई एंड इनवॉइस दिया होगा, उसमें 31 डेज ऐड कर दिया है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, जो दिन मुझे गुड्स रिसीव होते हैं वो दिन, वो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। बट व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट, रेसिपिएंट ने फ्रेंड्स सप्लायर को पेमेंट किया है, अलग अलग दिन हमारे पास अवेलेबल है। चेक लिखा होगा वो दिन, चेक दिया होगा वो दिन, चेक उसने डिपॉजिट करवाया होगा वो दिन, मतलब ये 3 डेट चेक के बारे में है। एंड रेसिपिएंट अपने अकाउंट्स में उसकी एंट्री करेगा, एंड उसके अकाउंट में क्या आने वाला है, इस अमाउंट का डेबिट। ओके, तो लॉ ने 2 चीज के ऊपर फोकस किया। वन इज व्हाट फ्रेंड्स, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट एंट्री करेगा ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन रिलेशन टू दिस पेमेंट, तो रेसिपिएंट अपने अकाउंट्स में इस पर्टिकुलर पेमेंट की एंट्री करेगा, और इट इज डेबिट इन बैंक अकाउंट, बिकॉज ये रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है, तो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरे बैंक अकाउंट में बीइंग रेसिपिएंट अमाउंट डेबिट होने वाली है, तो उसको कंपेयर करेंगे डेबिट और एंट्री, क्या करेंगे फ्रेंड्स, विच एवर इज अर्लियर इज अवर डेट ऑफ पेमेंट। अब समझ रहे हो फ्रेंड्स, इट इज अवर डेट ऑफ पेमेंट, जिसको हम यहां पे पुट अप कर रहे हैं डेट ऑफ पेमेंट को, एंड इसको कंपेयर करेंगे इनवॉइस प्लस 31 डेज के साथ, रिसीट ऑफ गुड्स के साथ, डेट ऑफ पेमेंट क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लीस्ट is our what, time of supply in case of 12 subsection 3 which is goods के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई थिंक होपफुली एग्जैक्टली आपके मन में ये सब क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी देखो फ्रेंड्स, डेट ऑफ चेक, एक बार आपने चेक दे दिया ना फ्रेंड्स, बाद में डेट आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। आप हर एक चेक की डेट मेंशन करो, उसका रिकॉर्ड्स रखो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। एक बार आपने चेक दे दिया, बाद में वो जो चेक के ऊपर डेट लिखी थी वो आपके पास अवेलेबल नहीं रह सकती, तो लॉ इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। बाद में डिलीवरी ऑफ चेक, अभी आपने कौन से दिन को सप्लायर को ये पर्टिकुलर चेक दिया होगा वो कैसे ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, कितने हजारों चेक की एंट्री थोड़ी करने के लिए जाएंगे, सो लॉ ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। अभी वो सप्लायर चेक कब डिपॉजिट करता है, वो हमको फोन करेगा, रेसिपिएंट डिपॉजिट करवाऊं, हम क्या बोलेंगे, हार्ड डिपॉजिट करवा, नॉट डिपॉजिट ना करवा, तो फ्रेंड्स वो कैसे ट्रैक कर पाएंगे, लॉ ने इसको सिलेक्ट नहीं किया। बट फ्रेंड्स ऑलवेज बैंक स्टेटमेंट से कौन से दिन डेबिट हुआ है वो 1 सेकंड में मिल सकता है, कोई ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन से दिन एंट्री हुई है वो 1 सेकंड में पता चल सकता है, क्योंकि आपका कोई टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा और कोई ईआरपी सिस्टम होगी और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते होंगे, उसमें आपने एंट्री तो की होगी इन रिलेशन टू पेमेंट, मतलब वो डेट फेच करना बहुत आसान, बैंक स्टेटमेंट से डेट फेच करना डेबिट का बहुत आसान। तो लॉ ने जो आसान रास्ता था वो सिलेक्ट किया, दो में से क्या कर दिया, विच एवर इज अर्लियर। तुम क्या बोलेंगे, एंट्री और डेबिट, एंट्री कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेबिट कहां पे, बैंक अकाउंट में, दोनों बीबी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट है, एक है एंट्री एक है डेबिट, क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। आई थिंक एग्जैक्टली पता चला फ्रेंड्स जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। ओके, तो व्हाट इज अवर डेट ऑफ पेमेंट, एंट्री और डेबिट, बोलो विच एवर इज अर्लियर, बोलो क्लियर। 3 चीज को कंपेयर करना है, इनवॉइस प्लस 31 डेज, नंबर 2 रिसीट ऑफ गुड्स, नंबर 3 डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट, व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट, चलो शुरू हो जाओ। डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड नंबर 2 क्या होगा, डेबिट इन बैंक अकाउंट। बोलो क्या करेंगे वापस एक बार, विच एवर इज अर्लियर, मतलब अर्लियर में अर्लियर, बाप रे बाप, तो बड़े जिसको कहूँ अर्लियर में अर्लियर, तो आंसर इज व्हाट, इट इज अवर टाइम ऑफ सप्लाई। डन है, चलो शुरू हो जाओ। 12(2) गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। 12(3) विच इज इन रिलेशन टू गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 3 चीज को कंपेयर करेंगे, इनवॉइस प्लस 31 डेज, रिसीट ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट, एंट्री और डेबिट, बोलो विच एवर इज अर्लियर। आई थिंक एकदम मगज में क्लियर है फ्रेंड्स। ये 2 सवा लाइन, मतलब 2 लाइन और सवा 2 लाइन उसको बाद में पढ़ते हैं। एक एग्जांपल ऑब्वियसली बनता है फ्रेंड्स कंसीडर करने के लिए, जो आपकी क्लैरिटी एकदम बिल्ड कर देगा फ्रेंड्स। एकदम सिंपल सा आसान सा प्रैक्टिस का क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, चेक करो फ्रेंड्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन 4th मई को क्या हुआ, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स taxable on reverse charge basis to Bridge and Company, which is 30 days from date of issuance of invoice, lapse on 3rd June. क्या हुआ, वापस एक बार चेक करो इंफॉर्मेशन। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स which are taxable on reverse charge mechanism
टू ब्रिज एंड कंपनी, मतलब हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन होने वाला है वो ब्रिज एंड कंपनी के लिए होने वाला है। ये हमारा रेसिपेंट है फ्रेंड्स, ओके, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने जा रहा है फ्रेंड्स। तो उसके ऊपर इनवॉइस कब बनाया गया, उसके ऊपर इनवॉइस बनाया गया ऑन 4th में, ओके। ये 4th में कैसे आया, 30 डेज 4th में को इनवॉइस इशू किया गया, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी आप चेक करो। 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एलेप्स ऑन 3rd जून। हमको बताया है कि 30 डेज खत्म कब हो रहा है, तो क्या 3rd जून को खत्म हो रहा है, बरोबर है, चलो नो प्रॉब्लम। ब्रिज एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स, ये दिन वो गुड्स रिसीव कर रहे हैं विच इज 12th में हमारे लिए काम की डेट है। एंड ब्रिज एंड कंपनी मेक्स पेमेंट 30th में हमारे लिए काम की डेट है। हमको क्या क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमको चाहिए नंबर 1 इनवॉइस प्लस 31 डेज। चलो फ्रेंड्स इनवॉइस की डेट मुझे बता दो, इनवॉइस की डेट इज व्हाट, इट इज 4th में, और May 4 लिखो फ्रेंड्स तो बेटर रहेगा आपके लिए। दिस फ्रेंड्स May 4 प्लस क्या करेंगे 31 डेज। तो चेक करो कौन सा दिन आएगा फ्रेंड्स। देखो मई महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होंगे बता दो फटाफट। चलो मई का मतलब 31 नंबर ऑफ डेज फ्रेंड्स, 31 में से 4 को निकाल देना है, ओके, मतलब 27 नंबर ऑफ डेज हो गए। खबर पड़े से एग्जैक्टली 27 नंबर ऑफ डेज तो मई महीने में खत्म हो गए। हमको करने हैं 31, उसमें से 27 नंबर ऑफ डेज तो हमारे मई महीने में खत्म हो गए। तो हमारी डेट कौन सी आएगी फ्रेंड्स, इट वुड बी 4th जून, और जून 4 लिखो फ्रेंड्स, इट वुड बी जून 4। इनडायरेक्टली ये डेट हमारे पास अवेलेबल भी है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एलेप्स ऑन 3rd जून, मतलब 3rd जून के बाद का दिन। 3rd जून 30th डे खत्म हुआ, हमको 31st डे कंसीडर करना है विच इज इनवॉइस प्लस 31 डेज। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 4th ऑफ जून। ये हमारा एक एलिमेंट हुआ विच इज इनवॉइस प्लस 31 डेज। एग्जैक्ट खबर पड़े से ना फ्रेंड्स, इनवॉइस प्लस 31 डेज। सेकंड हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इट इज फ्रेंड्स रिसीट ऑफ गुड्स। इट वुड बी फ्रेंड्स रिसीट ऑफ गुड्स। जो दिन आप गुड्स रिसीव करते हो वो दिन की यहाँ पे बात हो रही है। कौन से दिन को आपने गुड्स रिसीव किया है, इट इज 12th में। जो दिन आप गुड्स रिसीव करते हो इट इज फ्रेंड्स May 12। ओके, तो ये दिन एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फ्रेंड्स थर्ड आएगा, इट वुड बी डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट डेट। वो कौन से दिन होता है जरा आप चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स 30th में। 30th में को आपका पेमेंट हुआ है तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। इट वुड बी May 30। बोलो क्या करेंगे, सिंपली whichever is earlier। बोलो हाउ से, चलो चेक करो, जून 4, May 12 के May 13। बोलो अर्लियर इवेंट कौन से होने वाली है फ्रेंड्स, इट वुड बी पहले मई के बाद जून आता है, मतलब May 12 और May 30, इट वुड बी फ्रेंड्स May 12। May 12 हमारा क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अकॉर्डिंगली नेक्स्ट महीने की 20th मतलब 20th जून तक इसका जीएसटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। बोलो रिलेटिवली एकदम आसान, एकदम सिंपल, एकदम चकाचक, मन में सेट हो रहा है। 12 टू फटाफट बोलते चलो, मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ आपको रिवीजन करने हैं फ्रेंड्स। बोलो 12 टू गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। बोलो विच एवर इज अर्लियर। ओके, इसका एक एग्जांपल हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, जो आप सेशन के एंड में खुद से कैलकुलेट करोगे। ये हमारे इस क्वेश्चन के और भी 2-3 मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के और भी 2-3 एग्जांपल्स हैं जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज मुझे फ्रेंड्स प्रोविजंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के करते रहेंगे फ्रेंड्स, उसमें बड़ी बात नहीं है, बट मगज में जितने प्रोविजंस डाइजेस्ट होंगे ना उतना एकदम ईजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना फ्रेंड्स। ओके, बोलो 12 टू गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 व्हिचएवर इज अर्लियर। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 विच इज इनवॉइस गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 3 चीज को कंपेयर करना है, इनवॉइस प्लस 31 डेज। नेक्स्ट आएगा रिसीट ऑफ गुड्स। थर्ड आएगा हमारा डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट वुड बी डेट ऑफ पेमेंट, इट वुड बी एंट्री और डेबिट व्हिचएवर इज अर्लियर। बोलो क्लियर है, एकदम मजबूत। चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस चीज के ऊपर का। इट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज ध्यान से, पहले अभी इसको खुद से सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो देखना है फ्रेंड्स, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। चलो फ्रेंड्स आ गए आंसर, कितना टाइम पास, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। चलो चेक करो, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी। मतलब जिसके लिए हम टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढने जा रहे हैं वो कौन है फ्रेंड्स, टैक्सेबल पर्सन इज पिलर एंड कंपनी। हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा फ्रेंड्स, नंबर 1 होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स इनवॉइस प्लस 31 डेज। यहाँ पे चेक करो हमारा इनवॉइस कौन से दिन को बना है, इट इज 4th में। ओह, ये तो सुनी डेट है, ये रही 4th में, सेम टू सेम डेट है फ्रेंड्स। ओके, तो 4th में हमारी इनवॉइस की डेट है जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स May 4। उसमें कितने नंबर ऑफ डेज ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इट वुड बी 31 नंबर ऑफ डेज। ऑलरेडी हमने कंप्यूट करके रखा है, इट इज फ्रेंड्स June 4।
ये रहा फ्रेंड्स। ओके, तो जून 4 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स, वो हमारे इनवॉइस प्लस 31 नंबर ऑफ डेज हो गए। नंबर 2 इट वुड बी फ्रेंड्स डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, बोलो कौन से दिन को हमने ये गुड्स रिसीव किए, जरा आप इंफॉर्मेशन से चेक करो फ्रेंड्स। पिलर एंड कंपनी रिसीव्स द गुड्स विच वर हेल्ड अप इन ट्रांजिट, तो इस दिन को रिसीव हुए गुड्स विच इज फ्रेंड्स जून 12। ओके, तो इस दिन को गुड्स की रिसीट है विच इज जून 2012। एंड लास्ट क्या होने वाला है, बहुत आसान, इट इज फ्रेंड्स डेट ऑफ पेमेंट। चलो कौन से दिन पेमेंट हुआ है जरा चेक कर लो, एकदम सिंपल, इट इज फ्रेंड्स जुलाई 3, जुलाई 3 को ये डेट ऑफ पेमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने जा रहा है, बोलो विच एवर इज अर्लियर। ओके, बोलो क्या लग रहा है, जून के जुलाई, जून में 4 के 12 ऑब्वियसली 4, तो जून 4 हमारा क्या बन गया फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर, चकाचक। थोड़ा होमवर्क दो, करोगे? चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर का अच्छा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल से है। ओहो 6 ट्रांजेक्शन है फ्रेंड्स, इतना तो बनता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमने जो रखा है वो फ्रॉम 12 टू, यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जो आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट सेशन देखो उसके पहले। एंड फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो इट इज क्वेश्चन नंबर 8, मतलब अभी आपका होमवर्क कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद ही सब्सिक्वेंट सेशन आपके पास जो अवेलेबल होगा तो देखोगे फ्रेंड्स। ओके, मजबूत, इतना रखते हैं फ्रेंड्स आज के लिए। एक आधी मिनट लास्ट आपके ले लूंगा बिकॉज 12 टू 12 3 फटाफट बोल दो ना प्लीज 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 प्लीज, बोलो 12 टू। इट इज फ्रेंड्स गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर। 12 सबसेक्शन 3 इट इज गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट इज इनवॉइस प्लस 31 डेज। नेक्स्ट इज रिसीट ऑफ गुड्स, थर्ड क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट। व्हाट इज डेट ऑफ पेमेंट, एंट्री और डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ये बनने वाला है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, इतना रखते हैं आज के लिए। आपके 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, उतना करो एकदम ध्यान से, केयरफुली करना, एज इफ आप आईसीआई की एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए है, 2nd नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, उसको पहले एक बार देख लो फ्रेंड्स, खुद से एक बार सॉल्व कर दो, बाद में ही आप आगे का सेशन देखोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।